देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक कर लिया था। पर एक बार दोबारा से इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इसका जिक्र दोबारा होना चाहिए। एक तरह से रिवाइज हो जाएगा अगर मैं डिस्कस दोबारा करूंगा तो। देखिए, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कहा गया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब इसमें यह कहा गया था कि 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से लिख दी थी, इस बार मैंने बोल दी है, लिखी मैंने अधूरी है। इसका एक और तरह से स्टेटमेंट को बोला जा सकता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 with opposite spin. An orbital can accommodate maximum of 2 electron with opposite spin. देखो, एक ऑर्बिटल जो होता है वो एक शेल के अंदर होता है। शेल की सब शेल के अंदर होता है। मान लो थर्ड शेल है, ये एस है, ये पी है, ये डी है। मान लो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड के पी में है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो इसमें, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है रेड है जिसको मैंने मार्क किया है, इसका N3 है। इसका L1 है, P है ना। इसका Ml मान लो -1 है, मान लो -1, 0 और +1 है, राइट। और इसका स्पिन एक पल के लिए मान लेते हैं +½ है। मान लो जो ये अपवर्ड स्पिन है, मैंने इसको +½ मान लिया, तो +½ है। पर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसकी शेल तो वही है, इसकी सबशेल भी वही है, पर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बदल गया। मतलब इसका ऑर्बिटल बदल गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल बताता है, तो इसका ऑर्बिटल बदल गया। इसका ऑर्बिटल हो गया है Ml0। तो अगर मैंने अपवर्ड एरो को स्पिन +½ दिया, तो चलो इसको भी +½ दे देता हूं। तो इसका 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे? इसका N3, L1, Ml+1 और स्पिन +½ तो आप बताओ, इन तीनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेट, मतलब Nl, Ml और Ms सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं। इसकी उठा के यहां कर देते हैं पेयरिंग, जो ब्लू से पेयरिंग कर रहा हूं, ऑपोजिट स्पिन से करिए पेयरिंग मैंने। अब इस ब्लू वाले के क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? N3, Lp, Ml-1 और Ms -½ अपोजिट हो गया। तो आप बताओ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर चारों सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। अगर शेल भी सेम हो जाए, सबशेल भी सेम हो जाए, ऑर्बिटल भी सेम हो जाए, तो उसका स्पिन तो अपोजिट होना ही होगा ना। मैंने आपको बताया था एक मैग्नेटिक पोल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं अपोजिट स्पिन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम होने का मतलब ही नहीं है। और इसको दूसरी भाषा में कैसे कहा जा सकता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का N सेम होगा, L भी सेम होगा, Ml भी सेम होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में। तो स्पिन हैज टू बी अपोजिट, तब जाके 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट होंगे। तो इसलिए पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट और थी। मैंने पहली क्या बोली आपको? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर।
दूसरी स्टेटमेंट क्या बन सकती है इसकी, एग्जाम में कोई एक लिख के आना, 2 नंबर लिखाना। दूसरी स्टेटमेंट ये बन सकती है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो एक तरह से पहली स्टेटमेंट का दूसरा रूप ही है ये। आई होप आपको स्टेटमेंट लास्ट टाइम भी क्लियर थी और अब भी आपको क्लियर है। कोई डाउट है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे तो मुझको उम्मीद हो जाएगी आपको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, इसीलिए मैं आपको लास्ट क्लास में कह रहा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन पी ऑर्बिटल, तो उसका आंसर था 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन एफ ऑर्बिटल, आंसर था 2। ऑर्बिटल किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे ना। चलिए, नेक्स्ट इज हंट्स रूल। ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में एक आ गया, स्टेटमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बता दूं। मान लो P3 आपने फिलअप करना है, आपको प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे मालूम है P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। P सबशेल है, P एक सबशेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है। तो अगर आपने P में 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में ये कहा गया कि आप पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दो। 1 2 3, आपने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया। ठीक है मेरे बच्चे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया। और आपने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे बांटा है, सेम स्पिन से बांटा है। तो अगर आप P के 3 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन से बांटेंगे, सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन देके, तो वो सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। हालांकि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की स्टेटमेंट मैंने अभी आपको नहीं बताई। मान लो P3 को कोई यूं भरता है, लाइक दिस, ये गलत माना जाएगा। मतलब आप सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन बांटेंगे ऑफ सेम स्पिन का, सेम स्पिन का सभी ऑर्बिटल को। हाँ, इसके अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, वेट करो, थोड़ी सी वेट करो। मान लो P3 यूं भर दिया आपने, वन टू थ्री, ये भी गलत है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये P3 जो मैं कर रहा हूं सही है, ये वाला आपने मुझको यस और नो में बताना है, राइट? इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग? यस सर, करेक्ट। यस सर। करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कंसेप्ट सीखिए बच्चे, रटिए मत चीजों को। हंट्स रूल ये कहता है कि आप सभी को सिंगल इलेक्ट्रॉन बांट दो ऑफ सेम स्पिन। इससे पहले आप पेयरिंग नहीं करेंगे, स्टेटमेंट में अभी बोलने वालों, वेट कर लो। P4 1 2 3 and the fourth electron comes to be like this, P4। यानी कि पेयरिंग तब करनी है जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना बांट दिया जाए ऑफ सेम स्पिन। क्या ये P4 सही है? यस और नो? नो नो सर। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट में यह कहा गया कि दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल will not takes place until or unless, दोबारा बोलता हूं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल will not takes place until or unless each orbital of the same subshell is singly occupied with the same spin। मतलब मैंने ये बोला कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी
जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए उसी सबशेल के अंदर, उसी सबशेल के अंदर जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक पेयरिंग नहीं करनी। और वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सेम स्पिन का होगा। दोबारा से स्टेटमेंट बोलता हूं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल और अनलेस ईच ऑर्बिटल having one electron each in the same subshell। मीन्स स्टेटमेंट क्लियर है बच्चे, किसी को डाउट स्टेटमेंट में? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल और अनलेस ईच ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विद द सेम स्पिन। कोई डाउट स्टेटमेंट में किसी को, या दोबारा बोलूं? बोलिए। नो सर। नो सर। अब D5 को देखिएगा। 1 2 3 4 5, इज इट करेक्ट? यस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको तब तक नहीं करी जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए उसी सबशेल के अंदर ऑफ सेम स्पिन। तो ये बिल्कुल ठीक है इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। D7 को कैसे करोगे? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन D सबशेल? 5। तो हाउ विल यू फिल अप D7? सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांटो, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे बांटना है? सेम स्पिन का। फिर पेयरिंग करो, और पेयरिंग में किसको सम्मान देना है? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सम्मान देना है पेयरिंग करते वक्त। कि पेयर बनाते वक्त, पेयर मतलब दो का एक, पेयर बनाते वक्त स्पिन ऑपोजिट करना है। तो पेयर बनाते वक्त स्पिन को ऑपोजिट करते वक्त मैं किसको सम्मान दे रहा हूं? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सम्मान दे रहा हूं। 6 and then 7। Pairing of electron in an orbital will not take place until or unless each orbital of the same subshell is singly occupied with the same spin। I hope आपको क्लियर है। D8 कैसे भरा जाएगा? अभी मैंने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग नहीं बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहां पे दो बातें और सिखानी है मैंने, फिर मैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के शब्द के अंदर आऊंगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मेरे टीचर ने ऐसे सिखाया है। मान लो P5 दिखाना है उसने, तो टीचर ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस। और कई बार कई टीचर ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5। मेरे बच्चे दोनों में कोई गलती नहीं है, एक ही बात है, बस दिखाने का तरीका अलग है। ये अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहे हैं? अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहे हैं? अपोजिट स्पिन ही तो शो कर रहे हैं, और क्या शो कर रहे हैं? तो आप एरो चाहे ऐसा बनाओ, आप एरो चाहे ऐसा बनाओ, आपकी इच्छा है। इसमें कोई अंतर थोड़ा, ये कोई सवाल थोड़ा है कि ये सही है ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से बड़ी किताब किसी को नहीं मानिए। 2 साल आपने एनसीईआरटी से बड़ी किताब किसी को नहीं मानना। चाहे आप आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है। तो एनसीईआरटी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे दिखाती है भाई। तो क्या टीचर एनसीईआरटी से बड़ा हो गया जो ऐसे कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि भैया तुमने ऐसे करना ऐसे कर, ऐसे करना ऐसे कर। स्कूल के टीचर ने ऐसे कराया तो ऐसे कर लो, उसको भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है भाई। तो ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ना ही मुझसे कोई पूछेगा सर एन में से कौन सा सही है। वो बात मैंने पहले क्लियर कर दिया। हाँ, दूसरी बात आती है अनपेड इलेक्ट्रॉन शब्द की, जो नाम से ही क्लियर है। अनपेयर्ड, जो भी पेयर्ड नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूं सबसे ऊपर P3 में, सबसे ऊपर देयर आर 3 अनपेयर्ड। ये तो गलत ही है, छोड़ दो इसको। तो P4 देयर आर 2 अनपेयर्ड, जो पेयर्ड नहीं है। इन D8 हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2। इन D7 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स?
3. In D5, how many unpaired electrons? 5. तो इलेक्ट्रॉन निकालना कोई मुश्किल है? बड़ा आसान है। पर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वही बच्चा बता सकता है ना जिसको हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ज्ञान है। चलिए एक बार F को भी कर लें बात। F10 करना है आपने। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन F सबशेल? 7। और 10 कैसे भरेंगे? हंट्स रूल को कैसे ध्यान रखेंगे कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, और वो भी सेम स्पिन का। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many unpaired electron in this case? 4. 4. आई थिंक आपको क्लियर है। हाँ, अब हम आ रहे हैं व्हाट डज दिस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स। देखिए अगर आप हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब अगर आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलअप करते हैं, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग जो सही है ना मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, जो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सही है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं। आओ देख लो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। एक तो ये सही है, और कौन सा सही है? ये भी सही है, जो हाईलाइट कर रहा हूं दिख रहा है आपको बच्चों? और कौन सा सही है? ये भी सही है। और कौन सा सही है? ये भी सही है। जो सही है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप हंट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलअप करेंगे, हंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल होगा। स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल होगा। बच्चा कहता है मैं समझा नहीं, वही तो मैंने समझाना है। इसका मतलब क्या है? स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है स्पिन हाफ होता है, प्लस और माइनस तो अपोजिट के लिए होता है मेरे बच्चे। प्लस हाफ और माइनस हाफ तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। तो आप P3 में देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं, थोड़ा गंदा होगा पेज। आप P3 को देखिए। P3 को देखिए। देखिए ये हंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? कोई और करते हैं जो हंट्स के अकॉर्डिंग ना हो, जो भी मन करे पर हंट्स के अकॉर्डिंग ना हो, ऐसे कर दें। इसमें मैंने बिना पेयरिंग किए सबको सेम इलेक्ट्रॉन बांटने थे, सबको सेम इलेक्ट्रॉन एक एक बांटना था और सेम स्पिन का बांटना था। तो मैंने इसमें हंट्स रूल को इज्जत नहीं दी, वॉयलेट किया मैंने इसमें। जानते हैं P3 अगर ये सही है तो इसमें स्पिन कितना है? प्लस हाफ के कितने हैं? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो प्लस हाफ के कितने मेरे बच्चे? 3 हैं। तो टोटल स्पिन कितना आ गया? 3/2। और इसमें देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ तो कैंसिल हो गया, तो स्पिन कितना बचा? सिर्फ प्लस हाफ। आप बताओ स्पिन मैक्सिमम इसमें आया ना, इसमें तो मैक्सिमम से कम आया। तो अगर आप हंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना तो स्पिन हैज टू बी मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ हाफ। और मैं आपको एक और दिखाता हूं, D6 हंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हंट्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नाउ चेक व्हाट इज द टोटल स्पिन। देखो ये प्लस हाफ माइनस हाफ तो छोड़ दो, कैंसिल हो गया। मैं आपका डायरेक्ट को प्लस हाफ मान रहा हूं, तो ये प्लस हाफ का एक है, 2 3 4, तो प्लस हाफ के कितने हो गए भाई? 4। अब D6 में हंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी कर लो, जो आपका मन करे जो भी कर लो, पर हंट्स को वॉयलेट करते हुए कोई भी एक कर लो। आ जाओ 1 2 3 4 5 6। लो जी, मैंने हंट्स रूल की वॉल्यूशन कर दी, क्योंकि पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, वो भी सेम स्पिन का। वॉल्यूशन है,
पर जानते हैं इसमें स्पिन कितना आ रहा है? सिर्फ प्लस हाफ प्लस हाफ। प्लस हाफ के कितने हैं टोटल? 2 हैं। तो आप बताओ स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल किस केस में आ रहा है? स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल इस केस में आ रहा है। 1 इसके अलावा किसी में भी 4/2 नहीं आएगा इसके अलावा। यानी कि जिसमें स्पिन मैक्सिमम आएगा मल्टीपल ऑफ हाफ वही सही माना जाएगा। जैसे D7 मान लो, तो मैं ऐसे करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। नाउ व्हाट इज द टोटल स्पिन? प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ मान लो, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। तो माइनस हाफ के कितने आ गए? 3 आ गए। 3 का मल्टीपल आ रहा है। और इसके अलावा कुछ भी कर लो, इससे कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा। इसके अलावा जो मर्जी करके देख लो, जो दिमाग में ये सोच आ सकती है ला के देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, एक सोच ये बनती है स्पिन कितना आ रहा है? सिर्फ हाफ इंटू 1। तो स्पिन मैक्सिमम मल्टीपल आएगा when we do configuration according to Hunt's rule। तो आप बताओ इस मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी का शब्द क्लियर हो गया आपको? बोलो बच्चे, क्यों इसको हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी कहा गया? क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए अब हम नया रूल कर रहे हैं, N+L रूल। मैंने आपको क्वांटम नंबर कराते वक्त बताया था कि N+L रूल आएगा, और जब मैंने कहा था आएगा तो आपको बताऊंगा क्या होता है। मैंने कहा था N और, देखिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताता था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसों की। L एनर्जी बताता था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अलोंग विद N के साथ मिलके। तो इसीलिए इसको कहा गया N+L रूल। यानी कि N+L रूल बताने से पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये बात बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होती जो मैं बता रहा हूं। वही बात मैं हमेशा कहता हूं, अधूरी भाषा में बच्चा करता है, अधूरा ज्ञान लेके आगे बच्चा बढ़ता है। N+L रूल इज ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बच्चों को ये बात की जानकारी ही नहीं होती, वो हर केस में N+L रूल लगा रहे होते हैं। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, जैसे हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम, 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम, 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, और इनमें केवल N रूल चलता है। इसका मतलब ये होता है जिसका हायर N होगा, बोर मॉडल में पढ़ा हमने, उसकी हायर एनर्जी होगी। ये बोर मॉडल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन n=4 में है और इलेक्ट्रॉन n=6 में है, तो हायर एनर्जी n=6 में होगी। कब? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसों में। पर हमने अब करना है N+L रूल, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ये क्या कहता है सुन लो, स्टेटमेंट बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि नोट्स आप सबके पास हैं। इस रूल में यह कहा गया कि जिसका N+L हायर आया, जिसका भी N+L हायर आया, उसकी हायर एनर्जी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसका N+L चेक करना है। N+L ज्यादा आने वाले की एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ,
अगर किसी का n+l सेम आया, देन हायर n विल हैव हायर एनर्जी। मेरे कहने का ये मतलब है, आप सबसे पहले n+l देखेंगे, जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और अगर किसी का n और l मिला के सेम आ रहा हो तो फिर n को देख के एनर्जी बता देना, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हायर द वैल्यू ऑफ n+l of an orbital, higher will be the energy of an orbital. If n+l are equal, then the higher value of n will have higher energy. चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब तक समझ नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल ना करे जाए। आ जाओ, मान लो 3D ऑर्बिटल की एनर्जी और 4s की एनर्जी आपके सामने है, किसकी ज्यादा किसकी कम। 3D आपको मालूम है, भूल गए हो, SPDF गिनती कहां से शुरू होती है SPDF की? 0 से। हाँ, लास्ट क्लास में कईयों को ठीक किया था। चलो 3D, तो 3+2, देखो ना D में L2 होता है। 4s 4+0। अब तो किसका n और l मिला के ज्यादा आ रहा है? 3D 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है, ये मतलब है। और कुछ और एग्जांपल करते हैं। 6p या 5f, और किसकी ज्यादा एनर्जी होगी? 6p 5f 5+3 ज्यादा होता है, यानी कि एनर्जी ऑफ 5f इज ग्रेटर देन। सिंपल रूल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल रूल है। 4f और 5p, देखते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा आती है। 4+3 4f 5+1, तो ये 7 ज्यादा हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। सेवन एस और 6D, आ जाओ। 7+0 6+2 8 होता है, ज्यादा हो गया। 3D 4p 4+1, अब दोनों में सेम आ गया, सेम आ गया। अब जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा कर देंगे, यानी कि एनर्जी ऑफ 4p इज ग्रेटर देन 3D। ठीक है मेरे बच्चों, और करते हैं। 6D एंड 7p, 6+2 7+1, दोनों में क्या आ गया? दोनों में क्या आ गया? 8। तो एनर्जी किसकी ज्यादा? 7p। देखो जी, ये तब तक है वैलिड जब तक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। चलो मैं सेम क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए बना देता हूं, और ये सेम क्वेश्चन नीट में आया था आज से 3 साल पहले। तो बच्चों ने n+l रूल लगा दिया। n+l रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, हाइड्रोजन के लिए नहीं लगता। और जरा हाइड्रोजन के लिए करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं, इसको ग्रीन कलर से करते हैं, सॉरी। आ जाओ, हाइड्रोजन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s या 3D? 4s। सिर्फ n देखना है आपने, दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 6। दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 5p हाँ, सिंपल सिंपल। 7s। दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी?
4p 7p 6d किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 7p तो ये ग्रीन कलर वाले जो मैंने बनाए मेरे बच्चों, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैसों के लिए। ठीक है जी। कोई डाउट जी किसी को तो पूछ सकता है, भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब हम फाइनली करते हैं ऑफ-बोरो रूल। देखिए, ऑफ-बोरो रूल बेसिकली N+L रूल का ही मॉडिफिकेशन है। ऑफ-बोरो रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी पहले लोअर होगी। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले फिल होता है। जब ये लोअर एनर्जी वाले भर जाते हैं, फिर हायर वाले में जाता है। जब हायर वाले भर जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन और हायर वाले में जाता है टू बिल्ड अप। ऑफ बोरो मीन्स, मतलब इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं कि इन द ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या मैं अभी बता रहा हूं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ऑर्बिटल की फिलिंग होती है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ग्राउंड स्टेट क्यों बोला मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे ऑफ-बोरो आगे बढ़ेगा। एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पाया जाता है? हायर एनर्जी में। तो हमने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करनी, हमने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट की बात करनी है। एनर्जी नहीं दे रहे हम उसको। तो जब हम एनर्जी नहीं दे रहे तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरे जाएंगे, ऑर्बिटल किस ऑर्डर में भरे जाएंगे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो स्टेटमेंट आप दोबारा से सुन सकते हैं, अगर आपको डाउट हो तो बताइएगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है मेरे बच्चों, इसके लिए आपको सबकी इंक्रीजिंग ऑर्डर याद करनी है इस तरीके से। जैसे फर्स्ट शेल में क्या होता है? केवल S। सेकंड में क्या होता है? 2s 2p। थर्ड में क्या होता है? 3s 3p 3d। फोर में क्या होता है? 4s 4p 4d 4f। फाइव में क्या होता है? 5s 5p 5d 5f। हालांकि 5g भी होता है, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। क्यों नहीं पड़ी वो आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। 6 में 6s 6p 6d 6f 6g होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 7 में 7s 7p 7d 7f 7g। और 7s के अगर नीचे लिखता तो मैं क्या लिखता? 8s। अभी जरूरत नहीं पड़ी उसकी। 8 शेल अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी आया नहीं उसका नंबर। आएगा तो बताऊंगा क्या होगा। अब आपने क्या करना है? आपने ऐसे पहला एरो खींचा, ये दूसरा हो गया, ऐसे पैरेलल लाइंस खींचनी है। ये तीसरा एरो हो गया, चौथा एरो हो गया, पांचवा हो गया, छठा एरो। ऐसे एरो बनाना है आपने, जैसे मैं ये बना रहा हूं। ये याद करने का तरीका है। अच्छा बताना, ये वाली लाइन किसको जाके हिट करेगी? 7p के बाद किसको हिट करेगी अगर इसको आगे बढ़ाता तो? 8s बहुत बढ़िया, सबने एक साथ बोला 8s। तो ये आगे गई नहीं है अभी तक, जाएगी तो हिट किसको करेगी? 8s को हिट करेगी, 8s को। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले किसको हिट किया है?
यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, 1s की एनर्जी सबसे कम है। फिर किसको हिट करता हूं मैं, फिर किसको हिट करता हूं मैं, देखते रहो मैं किसको हिट कर रहा हूं। 2s के बाद किसको हिट किया है, फिर 2p। फिर किसको हिट किया है, 3s के बाद किसको हिट किया है, 3p के बाद किसको हिट किया है, किसको हिट किया है, 3d के बाद किसको हिट किया है, 4p के बाद किसको हिट किया है। अगर मैं गलती करूं तो मुझको बताइएगा सर आप गलत कर रहे हो। 5s के बाद किसको हिट करते हैं, 4d के बाद, 5p के बाद, 6s के बाद किसको हिट किया चेक करो, 4f के बाद, 5d के बाद, 6p के बाद, अब तो 7s के बाद किसको हिट कर रहे हैं, देखो देखो देखो, 7s के बाद किसको हिट कर रहे हैं, हाँ 5f। 5f को, 5f के बाद किसको हिट किया, 6d के बाद। अब बताओ 7p के बाद अगर आया तो क्या आया, सर 8s। 8s आया। तो अब जानते हैं ये जो भी अरेंजमेंट हुआ है ये अकॉर्डिंग टू n+l रूल ही हुआ है। आप कोई भी दो पिक कर लो, कोई भी दो, जहां आपका मन करे ना, जहां आपका मन करे उसको पिक करते हैं। आ जाओ इसको पिक करते हैं। आप बताना 5s और 4d में n+l क्या आएगा, 5s में क्या आएगा, 4d 5 6 आएगा। d में 6। जी सर 5s होता है। तो आप बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा, 4d। 4d की एनर्जी 4d की ज्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट। आप किसी भी दो को पकड़ लो, चलो 5p और 6s को पकड़ते हैं। आ जाओ 5p में n+l कितना आ रहा है, 6। n+l कितना आ रहा है, 6। पर जब बराबर आ जाए तो हम n देखते हैं। अब n किसका ज्यादा है, 6s। तो 6x की एनर्जी ज्यादा कर दी। चलो एक काम करते हैं 6s और 4f को देखते हैं। आ जाओ इसको भी देख लो। 6s में तो 6 है ही है, 4f में 7 है, एनर्जी किसकी ज्यादा है, 4f की ज्यादा। ठीक है जी। तो कोई भी तो पकड़ लो, 7s और 5f को पकड़ें। आ जाओ 7 + 0 7, 5 + 3 8, एनर्जी किसकी ज्यादा भाई, बताओ सहमत है आप बच्चे। तो ये जो ऑफ रूल है ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दिया, यानी कि अब सबसे पहले एनर्जी किसकी कम है, 1s की, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी, 1s की। ये भर जाएगा तो किसको भरेंगे, ये भर जाएगा तो किसको भरेंगे, ये भर जाएगा तो किसको भरेंगे, ये भर जाएगा तो इसको 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 भरेंगे। अब आपको ऑफ द रूल की स्टेटमेंट समझ में आ रही है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम the orbitals are filled in the order of increasing energies, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी में फिलअप करेंगे टू बिल्ड अप। स्टेटमेंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं मेरे बच्चों। हाँ अब आपको ये जो ऑर्डर लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d, ये आपको रटना है। यू हैव टू लर्न दिस ऑर्डर। इसको सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आपने 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है, इस ऑर्डर को अच्छे से दिमाग में डाल लो, अच्छे से, अच्छे से, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है केमिस्ट्री में, इसके बगैर गुजारा नहीं है। छोटे होते थे तो चलो 12 का टेबल नहीं भी याद तो भी मैथ्स हो ही जाता था, 14 का टेबल नहीं भी याद तो भी गुजारा हो ही जाता था। ये वो चीज़ नहीं है कि चलो कर लेंगे हो जाएगा।
ये ऑर्डर आज ही याद करना है, और मैं तो आपको अभी याद कराऊंगा ये ऑर्डर, अभी क्लास के अंदर अंदर। इतनी महत्वपूर्ण बात मैं आपके ऊपर छोड़ नहीं सकता कि बेटा कर लेना इसको। जिसके बगैर केमिस्ट्री में गुजारा ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है मैं आप पे छोड़ूंगा वो बात? और जिसको ये नहीं आता फिर उसको अगला चैप्टर गया, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी गया तो केमिकल बॉन्डिंग गया। भाई कितने चैप्टर की कुर्बानी करोगे इसके चक्कर में? केमिकल बॉन्डिंग गया, एस ब्लॉक गया, पी ब्लॉक गया, डी ब्लॉक गया, एफ ब्लॉक गया। मजाक है क्या? इसको आज और अभी सीखेंगे। आओ अभी कैसे सीखेंगे, देखिए एग्जाम में मान लो आप ये ऑर्डर भूल गए, मान लो भूल गए, तो ऑब्वियस आप ऐसे बनाओगे और लाइंस खींचोगे ऐसे। सारे टीचर ऐसे सिखाते हैं, सारी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। पर एक बात सोचो, जो चीज केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे बना के करोगे? ऐसे बना के करोगे? कभी नहीं। आपके मैथ्स के टीचर नहीं 11th क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा, टेंजेंट, ये टेबल बनानी सिखाई होगी कि भैया 0 डिग्री पे इतना, 45 30 डिग्री पे इतना, 45 सिखाई है नहीं सिखाई? सच बोलना। यस सर। सिखाई गई है। आपको ये बनानी भी सिखाई होगी उसने। पर एक बार उसने बनानी सिखा दी तो आपको जब 1045 चाहिए होता है तो आप सीधा 1 लिखते हो ना। ऐसा तो नहीं करते कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को डिवाइड करके 1 लेके आते हो। इतना तो कोई समझदार नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने एक टेबल रट ली है। इसका मतलब क्यों रट ली है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसके रटे वगैरह काम नहीं चलता। अगर नहीं रटी है तो भैया जाग जाओ, जब जागो वही सवेरा, जब जाग जाओ तभी सवेरा। तो ठीक है ऐसे मेरे बच्चे, जिसका केमिस्ट्री में इतना इस्तेमाल हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले ये बनाओ फिर क्वेश्चन शुरू करो। नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। हम इसको अलग तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनना। एक छोटा सा नंबर याद करवा रहा हूं, 12233 4345 456। बहुत ही सरल नंबर है ये, बहुत ही सरल। 12233 4345 456, एज सिंपल एज दैट। दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा बोल देते हैं। 12233 4345 456। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, 12233 4345 456। याद हो गया? हाँ सर। हालांकि आपको इसके आगे का भी याद करना, अगर याद कर सको तो। अगर याद कर सको तो इसके आगे का और भी आसान है। 4567 567, 4567 567, 4567 567। बहुत आसान है। तो मैं बोलता हूँ, मेरे साथ सुनिएगा। 12233 4345 456 4567 567। हाँ, अगर यहाँ से आगे याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो याद कर लो यहाँ तक, 6 तक। 12233 4345 456। आगे और भी आसान है, 4567 567। 12233 4345 456 4567 567। कोई भी मुश्किल नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर एसपीडीएफ रह गया, मैं आपको वो भी सिखाता हूं। 4 है ना ये, एस है, पी है, डी है और एफ है। सबसे पहले आपने एस उठाना है और 2 बार लिखना है, 2 बार ऐसे, एस एस 2 बार हो गया। फिर आपने पी एस उठाना है और पी एस को 2 बार लिखना है, पी एस पी एस। आप गैस कर चुके होंगे आगे हम क्या करने वाला हूं। अब आपने डीपीएस उठाना है और उसको 2 बार लिखना है, ऐसे
डीपीएस, डीपीएस गैस कर सकते हैं आगे मैं क्या करने वाला हूं? गैस कर सकते हो? FDP. शाबाश। एफडीपीएस 2 बार लिखना है ऐसे, एफडीपीएस, आगे ऐसे आएगा, आएगा तो एसएसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस। बहुत ही सरल है, मुश्किल नहीं है मेरे बच्चे, बहुत ही सरल है। यानी कि अगर बच्चा यूं लिख ले 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7, मुश्किल तो नहीं है। अब आपने ये सजाना है, एस 2 बार, पीएस 2 बार, डीपीएस भी 2 बार, फिर एफ डी पी एस, एफ डी पी, आगे जरूरत पड़ेगी तो एस ही आएगा ना, वो एस कौन सा होगा? 8s। तो आई थिंक 1s लोअर एनर्जी, देन 2s हायर एनर्जी, देन 2p हायर एनर्जी, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5, 6p, 7s, 5f, 7, 6d, 7p and 8s। बताओ बच्चे, याद हुआ? मैं दोबारा बोलता हूँ, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। कोई सुनाएगा मुझको 1 2 2 3 या मैं रैंडमली आके पूछूं आपसे बच्चों? चलो मैं सुनता हूं, पहले इसको छुपा तो ले, पहले इसको छुपा लेते हैं ना, तो आप तो सारे बोल दोगे नहीं तो भाई। आ जाओ, चलो भी कार्तिक बताओ, सुनाओ 1 2 2 3 सुनाओ। 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 5 6 7। दोबारा बोलो। 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 हाँ 4 5 6 7 5 6 7। चलो ठीक करता हूँ, वापस दोबारा संस्कृति बोलो। 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7. वेरी गुड। गर्व विरमानी। 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 4 5 6 7 5 6 7। शाबाश। आस्था। Sir, 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। हिंदू बिष्ट के नाम से कौन सा बच्चा है? क्षितिज है? Yes, sir. सुनाओ। Sir, 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। शाबाश। तहरीम। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6। शाबाश। आगे और भी सामने बच्ची 4 5 6 7 5 6 7, आगे ट्राई करना। आई थिंक आपको याद है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, याद हुआ। देखो बच्चे, इसके बाद और भी आसान है। फिर उसके बाद अगर हमने एसपीडीएफ को अरेंज करना है तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया, एस 2 बार, फिर पीएस 2 बार, फिर डीपीएस 2 बार, फिर एफडीपीएस 2 बार। अगर जरूरत पड़ेगी जी आएगा तो फिर जी एफ डी पी एस, जी एफ डी पी एस 2 बार, पर उसकी जरूरत ही नहीं है तो इसको जी को हटाई दो। क्यों नहीं है वो आपको आज की क्लास में सब पता चलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, याद हुआ आपको? आज हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। आप 9th 10th में अलग तरीके से करते थे और अब से अलग हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, और अवो ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होंगे ऑर्बिटल के अंदर।
तो H में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है मेरे बच्चों? 1s की। तो 1s 1, दिस इज हाइड्रोजन। आज से हाइड्रोजन ये है 1s 1, लाइक दिस। याद है, भूल गए हो? S में एक ऑर्बिटल होता था, P में 3, D में 5. F में 7। चलो फिर हीलियम देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होगा। पहले 1s 2, और हाँ, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? S मैक्सिमम कितने ले सकता है? 2, E 6, मतलब 3 है ना, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 6 हो गए ना टोटल। D की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 की। 10. ऐसे F में 7 होते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, 14. तो हो जाएगी 14। चलिए, मान लो आपको करना है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। धरती पे मैजिकल एलिमेंट है ये, हमारी धरती का मैजिकल एलिमेंट है कार्बन। पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों, अभी नहीं। 1 2 2, यही सीखा आपने अभी। S S P S P S, अभी जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे ना आगे का। तो सबसे पहले S को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर 2 और दे दिए, बचे 2। 6 थे ना टोटल, 2 इसको दे दो। फ्लोरीन नंबर 9, 1 2 2, S S P, 2 2 4, बचे कितने? 5। ये मैक्सिमम कितने अकोमोडेट कर सकता है? 6। तो 5 तो दे ही सकते हैं इसको। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन F एटम, तो ये तो भरे मत करो। तो P के 5 कैसे भरोगे? हाउ मेनी अनपेड? 1। कोई डाउट किसी को? नियन 10, 1s 2, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चे, फिर आप सीधा लिखेंगे ऐसे। फिर आप 1 2 2 भी याद नहीं करेंगे, एक बार आपको याद कराना है, उसके बाद प्रैक्टिस होगी तो 1 2 2 की जरूरत भी नहीं है, महसूस करेंगे मेरे बच्चे। जैसे सिलिकॉन है, सल्फर ले लो, 16 होता है। अभी क्या सिखाया आपको? 1 2 2, आगे क्या होगा? S S P S, बोलो बोलो बोलो, P S। तो S में 2 गए, S में 2 गए, P में 6 गए, 10 हो गए। 2 और चले गए, चलो 12 हो गए, 12 हो गए, 4 बच गए। ये 6 ले सकता है, हमने 4 इसको दे दी। आर्गन 18, क्या हो जाएगा इसका? 1s 2s 2p 3s 3p। जरूरत पड़ेगी तो आगे चलेंगे। देखो ना, वही हो गया ना, 1 2 2 3 3, 2 2 6 2 एंड देन फाइनली 6। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने यहां तक आते आते। समझ में आया बच्चे आपको? तो डाउट? चलिए, पोटेशियम का क्या होगा? 1s2 से शुरू करोगे, 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 18। 18. अब बताओ, 1 2 2 3 4 3s, तो S S P S P S आएगा। तो एक ही तो आया, नहीं आया? 19th इलेक्ट्रॉन ये रहा, 19th इलेक्ट्रॉन ये तो हो गया बच्चे आपको। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, राइट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, कह रहा है 19वें इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर बताओ। अब तो 19th इलेक्ट्रॉन बैठा कहाँ है? 19th पोटेशियम का 19th 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? ये रहा 19th। 4s. तो आपने इसके सारे नंबर लिखने हैं। आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का शेल कौन सी है?
4 सब शेल कौन सी है? S 0 0 और एस का ml कितना होता है? अरे L0 तो 0 0 ही होगा। और स्पिन हमें नहीं पता, तो स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। ठीक है ना मेरे बच्चों? वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है हम थोड़ा ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा बताता हूँ, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये अपोजिट स्पिन्स हैं, अपोजिट स्पिन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपके सामने रस्सी घुमा रहा हूं ऐसे, और आप ये खड़े हो सामने मेरे, तो आप कहोगे कि सर आप रस्सी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। पर अगर कोई मेरे से पीछे खड़ा है, पता है इसके लिए रस्सी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। यहां आपके कमरे में, मान लो आपके किचन में एग्जॉस्ट चल रहा है, आपने किचन में एक तरफ से खड़े होकर देखा क्लॉकवाइज है, अब किचन की दीवार के परे चले गए, वही चीज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो स्पिन तो एक रिलेटिव चीज होगी ना, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमें थोड़ा ना पता कि वो जो इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ दे माइनस हाफ दे, कुछ भी दे दो उसको तो। ठीक है मेरे बच्चों? तो 19th इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर ये रहे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, कैल्शियम का क्या लिखोगे? कैल्शियम का 1 से शुरू होगे 4s2 तक, और 3p तक 18th हो गया, ये 18वां है, तो ये 20वां इलेक्ट्रॉन है, ये 20वां हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। मान लो आपको आया मैंगनीज का, मैंगनीज का नंबर 25 होता है। मैं आपको आज ही थोड़ी सी एक सलाह दे देता हूं, आपको 1 से लेके 20 तक तो याद है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये भी याद कर लेना। हाँ, 30 के बाद, 30 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके एटॉमिक नंबर, मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको याद कराऊंगा, मैं आपको याद कराऊंगा। आप बस 30 तक का प्रॉमिस पूरा कर दो, बाकी आगे के मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, कैसे सिखाऊंगा आप उस दिन के इंतजार करिए ना, कैसे सिखाऊंगा। और 21 to 30 के लिए कोई ट्रिक नहीं है लर्न करने की? हाँ, स्टाई वीसीआर में लोहे को नीचे से जंग लगाए, पर मैं चाहता हूँ आप पूरा तरीके से याद करो। याद मैं वो भी करा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप पहले तरीके से याद करो, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिक सिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है गुड़िया, आगे चलें। कोई डाउट पूछना पूछ लो। चलो मैं चेक करता हूं। वंशिका आप बताना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नहीं पता, दिक्कत होगी बच्चे, आज याद कर लेना इसको। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई में कोई जिद नहीं होती, जिद एक ही होती है, सफल होने की। याद कर लेना नेक्स्ट क्लास तक सारे, तो अच्छे से क्लास लूंगा आपकी सबकी। चलिए भाई, मैंगनीज का करते हैं। मैंगनीज में आपको सबसे पहले इसका 12233 करना पड़ेगा। करें, शुरू कर सकते हैं, आ जाओ। 122, आगे चल के ये ऐसे याद हो जाएगा, 3343 ऐसे था ना, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस, यही था। भरो 2 4 10 12 18 प्लस 2 कितने हो गए भाई? 20। 5। डी मैक्सिमम 10 ले सकता है, तो आगे 5। तो अगर मैं आपसे पूछता हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन मैंगनीज, मैंगनीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। बहुत बढ़िया। पर आपको ऐसे करके देख लेना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, पूछे तो बता देना भाई। कोबाल्ट वंशिका 27 होता है, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं सबसे। 1s2 2s2 ऐसे भी कर सकते हो, 2p6, फिर याद हो जाएगा ना, ऐसे ही करोगे आप। 3s2
3p6 4s2 कितने हो गए भाई? कितना कर दिया? 20 कर दिया। अब 4s2 के बाद किसका नंबर है अकॉर्डिंग टू n+l रूल? 3d का। अब d कर सकता है टोटल 10, बचे हैं 7। लो जी, फिर 7 हो गया। ठीक है, कोई डाउट? जिंक 30 है, 1s2 से शुरू हो जाओगे, 1s2 से लेके 4s2 तक कितने होते हैं बेटा? 20। 20। यह कैल्शियम है, ये कैल्शियम है यहां तक। अब आता है 3d, 10 बचते हैं, 10 के 10 इसमें आ गए। ठीक है, अगर मैं ब्रोमीन का करूं तो कैसे करेंगे? सॉरी, ब्रोमीन 35 होता है। 1s2 से लेके 4s2 ये तो हो गया 20 तक, फिर 3d 10, 30 हो गए। फिर आता है 4p, बताओ जी कितने बने इसमें? 5। कर पाएंगे बच्चों ऐसे? कोई डाउट है किसी को? यस सर। हालांकि मैंने अभी आपको शॉर्टकट सिखाना है, शॉर्टकट मैंने अभी नहीं सिखाया। पहले मैं आपको जेन्युइन तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि जेन्युइन तरीके का फायदा ये होता है कि अगर बच्चा शॉर्टकट भूल भी जाए तो उसके पास एक सही राह होनी चाहिए। नहीं तो अमूमन देखा जाता है शॉर्टकट सीखने वाले भटक जाएं तो वो फिर कभी सही रास्ते में नहीं पहुंच पाते बच्चे। तो आप जब अपने मंजिल पे निकलते होंगे, घर से निकलते होंगे कहीं पे जाने के लिए, तो शॉर्टकट आपको तभी पता चलते हैं जब आपको सही रास्ते पता हो। सीधा कभी शॉर्टकट पे नहीं आते आप। ठीक है बच्चों, ऐसे आप कई आइटम्स के कर सकते हैं। आप रुबीडियम का कर सकते हैं। रुबीडियम होता है 37, पोटेशियम का बड़ा भाई है रुबीडियम। आप जेनन का कर सकते हैं 54, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, क्रिप्टन का बड़ा भाई है। आप रेडन का कर सकते हैं 86, जेनन का बड़ा भाई है। इस तरीके से आप सबके ट्राई कर सकते हैं एक एक बार। 113 का कर सकते हैं, अन ट्राइयम इसका सिंबल है। 6 का कर सकते हैं, यस सर। अन हेक्सियम। हेक्सी। मैं बताऊंगा इनका नाम कैसे पढ़े, आपको नेक्स्ट चैप्टर की वेट करनी पड़ेगी इसके लिए, आप वेट कर लेना इसके लिए। तो आप ये सारे ट्राई करिएगा, खुद ट्राई करिएगा इन सबको कैसे कर सकते हैं। जब आप करेंगे ना 114 का, अननकोड्रियम, अननक्वाडियम का, तो 1s2 से आपका सफर शुरू होगा। इसमें तो 1 2 2 3 सारा चलेगा, 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7, लास्ट में आएगा 7, P आएगा, लास्ट में आएगा 2, तब जाके 114 हो जाएगा। पर इस सफर के दौरान ध्यान क्या रखना है, S को 2 लेके चलना, P आएगा तो 6 देते चलना, D आएगा तो 10 देके चलना, F आएगा तो 14 देते चलना। ये बस ध्यान देते रहना आप। ठीक है, यस सर। अनन हेक्सियम का करोगे तो 1s2 से शुरू करोगे। अनन हेक्सियम में आप मिला लेना आंसर अपने, मेरे बाद चेक कर लेना, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो आप मुझको बता दें सर आपने गलत कराया था। तो याद रखिएगा 7p4 पे खत्म होगा। और अगर आपने 119 का किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 119 का, अनएनियम है इसका नाम। तो 1s2 से शुरू करेंगे, 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। अब आप में से कई बच्चों को एहसास हो गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है याद करना, क्यों? क्योंकि हर बार आएगा तो हर बार वो टेबल बनाओगे। लास्ट में आएगा 7p6, 118 118 तक आ गया, यहाँ पे 118 तक आ गया। अब मैंने आपको भी बताया था कि 7p के बाद अगर किसी का नंबर आया तो वो क्या होगा, बताया था ना, बताया था 8s होगा।
और 8s में कितने आएंगे फिर 1। और अगर ये 1 2 0 होता तो अनबाइनिलियम, तो फिर लास्ट में क्या होता है इसके गैस कर सकते हो, इसके लास्ट में क्या आता? 8s2। 8s2। 8s। ठीक है बच्चे। पर देखिए मैं आपको चाहता हूं कि आप 20 से लेके 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन ढंग से सीख लो, क्योंकि ये 11 12 में सबसे अधिक यूज होते हैं। तो जो चीज़ सबसे अधिक यूज होती है, और मजे की बात यह है इसमें कि यही सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। मतलब 12वीं के जो अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं वो भी ये गलत कर रहे होते हैं। और वजह 11वीं में शायद सीरियस ना होना बच्चे का इस टॉपिक को करते वक्त। तो वो आप भी हो सकते हैं 12वीं तक आते आते, तो इसको ढंग से सीख लेना आज ही। देखो 20 से 30 में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको क्यों करा रहा हूं। मान लो मैंने वेनेडियम को चूज किया, वेनेडियम इज 23। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान चाहता हूं सबका। वेनेडियम इज 23। जब 23 को करने बैठोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लास्ट में आएगा 4s2 20 हो गया। फिर आएगा 3d3। ठीक है मेरे बच्चे, ये आप नॉर्मल करेंगे, वो जो बच्चा 1/2 से करेगा ऐसे ही करेगा। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, पर इसमें परफेक्शन भी नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो परफेक्शन तक जा रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, नोबल गैसेस के नंबर आपको रटते होने चाहिए बिल्कुल। इसका 2, इसमें 8 ऐड करो, इसमें 8 और ऐड करो, इसमें 18 ऐड करो, इसमें 18 ऐड करो, इसमें 32 ऐड करो, और इसके नीचे आएगा अनोक्टियम 32 ऐड करो। बेटा आपको ना इनके नंबर तो रट्टे होने चाहिए सर। 2 10 18 36 54 86 118। और याद करने का तरीका मैंने बता दिया। नियन के लिए आपने 8 ऐड करना है, आर्गन के लिए आपने फिर 8 ऐड करना है, क्रिप्टन के लिए आपने 18, ज़ेनन के लिए आपने 18 ऐड करना है, रेडन के लिए आपने 32 ऐड करना है 54 में, और फिर आपने 86 में दोबारा 32 ऐड करना है। यानी कि जो आपने ऐड करना है 2 के बाद 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ये आपने ध्यान देना। तो जो नोबल गैसेस होती है ना बच्चे, आपको उन तक करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा सिलिकन का नंबर होता है 14, तो सिलिकन किस किस के बीच में आती है? इन दोनों के बीच में आती है। तो आपको नियन तक करने की जरूरत नहीं है, नियन के बाद लिख सकते हैं आप। ठीक ऐसे किसी का एटॉमिक नंबर है 28, 28 किन दो नोबल गैसेस के बीच में आ रहा है? आर्गन और क्रिप्टन के बीच में आ रहा है। तो आपको आर्गन तक लिखने की जरूरत नहीं है, आर्गन तक। तो आप वेनेडियम का 23 आप चाहें तो आर्गन तक ना ही लिखें, यह आपको छूट है, यह आपको छूट है। मैं फिर आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो ऊपर रेड कलर वाला चल रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आप इसको ऐसे करेंगे, आर्गन 18 के बाद बच्चा अमूमन ये करेगा 4s2 ऐसे करता है। ये देखो ना, यहां तक आर्गन है, ये आर्गन है
बचा क्या 4s2 3d3 3d3 मैंने 10 लिख दिया गलती से, ठीक है, मैं उसको भी ठीक कर देता हूं। लो जी वो ठीक, आर्गन 18 4s2 3d3। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, टेक्निकली गलत है। अब क्यों गलत है, ध्यान से सुनना। सही है आर्गन 18, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको सीखो, 20 से 30 तक सीख लो सारे। आर्गन 18 3d3 4s2। आपने देखा क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा था, 4s में। जब 4s भर गया था तो किसको भरना शुरू किया था हमने, 3d को। पर भरने के बाद 4s को कहां लिखा, बाद में 3d को पहले लिख दिया। आप जरा गौर करिए, ऐसे ऐसे गौर करिए। आर्गन 18 के बाद नंबर किसका आना है, आर्गन 18 के बाद 4s आना है, 4s के बाद क्या आना है, 3d आना है, जब तक खाली है। पर जब इसको भर दिया जाएगा, भरने के बाद ये 4s2 हायर एनर्जी में चला जाएगा और 3d3 लोअर एनर्जी में आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं, वेट कर लो, अभी बता रहा हूं, वेट कर लो मेरे बच्चे। यानी कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अगर अंत ऐसे हो, SD पे अंत हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त SD पे अंत हो, मेक इट DS। समझ में आया DS का मतलब क्या है, अगर लास्ट में SD आता है तो उसको DS कर दो, ये कह रहा हूं। और हो सकता है किसी बच्चे को ये ब्लू कलर वाला पार्ट समझ ना आया हो सकता है, कोई बात नहीं, अब रेड कलर में आ जाओ। आप ये तो समझ में आया ना आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, ये तो समझ में आया नहीं आया आपको। अब बताओ इसका अंत किस पे हो रहा है, इसका अंत किस पे हो रहा है, SD पे अंत हो रहा है, SD। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी SD पे अंत हो उसे DS बना दो, ये सिखाया मैंने आपको। तो आपको फिर दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, वेनेडियम 23 ऐसे लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, ऐसे करना पड़ेगा। कटिंग मत करना, बच्चे ना कटिंग कर देते हैं, ये काम मत करना। आप फिर काट देना, इसको काट के सही द्वारा लिख देना, आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि सर ने कहा था कि अगर अंत में SD आए तो सर ने कहा था उसे DS बनाना है। देखो अब DS बना दिया, नहीं बना दिया। पर ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, अभी बता रहा हूं मेरे बच्चे, वेट कर लो। आर्गन वाले तरीके से सिखा दूं, समझ लोगे। चलो मैग्नीज में आ जाओ। मैग्नीज 25 होता है, आर्गन के ठीक बाद आता है। अब बताओ आर्गन के बाद क्या आता है, 4s। 4s के बाद क्या आता है, और मैंने क्या कहा, भरने के बाद उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ये टेक्निकली गलत है। मतलब इसमें नंबर मिल सकते हैं आपको एक में से एक, पर इसमें मजा नहीं है। वो कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, हो सकता है मेरी क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आज ही बता दूंगा, समय कम है तो हो सकता है मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। इसको सही कैसे करोगे भाई, आर्गन 18 3d5 4s2 हाँ ये हो जाएगा 3d5 4s2, ये उल्टा घुमा देना इसको। क्यों करते हैं मैं अभी बता रहा हूं मेरे बच्चे, अभी बता रहा हूं। तो ना वैसे ना एक बात बताऊं, बच्चों को ना 20 से 30 का ना स्केलेटन रट्टा होता है, ऐसे
ऐसे, ये बच्चों ने रटा होता है, ये तो रट लो बच्चे, बहुत काम की चीज है। 3D 4s बच्चों ने ऐसे रटा होता है। मान लो आपको आया कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर 27 है, तो 18 के बाद इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाते हैं? 4s में, पर जाने के बाद वो हाई एनर्जी का हो जाता है। अब जो बाकी बचे 7 इसमें आएंगे ऐसे। तो जैसे जैसे आपको परफेक्शन आ जाएगी ना, आप बिल्कुल सही लिखना शुरू हो जाओगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आप सही लिखोगे। मान लो निकिल है, निकिल का नंबर 28 होता है, 28, तो आर्गन 18, आप 3D 4s पहले लिख लो, 3D 4s पहले लिख लो। अब बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3D में जाएंगे, 4s में जाएंगे? जल्दी बोलो। 4s 4s में, क्योंकि 4s का n+l कितना है? 4। 3D का n+l कितना है? 5। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाते हैं, ऑफ रूल तो यही कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट। तो पहले 4s को मौका मिलेगा, पर भरने के बाद हाई एनर्जी में आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। ये निकिल का सही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना मेरे बच्चे, थोड़ा सा। वेनेडियम आ गया, वेनेडियम 23 तो मैंने आपको कराया था ना, टाइटेनियम करा देता हूं। टाइटेनियम 22 होता है। अब बताओ पहले किसको दें? 4s, बाकी जो बच गए किसको दो? कितने बच गए? 3d2। अब मैं 2 बातें बताऊंगा, ऐसा क्यों कर रहा हूं ये बताने वाला हूं, और इसका फायदा क्या है वो बताऊंगा। आ जाओ। देखो बच्चे, जब हम फिलिंग करते हैं, ये हो गया 4s, ये हो गया 3D। अब बताओ एनर्जी, अगर ये एनर्जी मान लूं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मान लूं मैं एक पल के लिए, एक पल के लिए मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मान लूं इसको, तो एनर्जी लो किसकी दिखाई है मैंने अभी बच्चे? 4s की। और 3D की एनर्जी हाई दिखाई है, सिंबॉलिकली बता रहा हूं। ये खाली है, खाली है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले भरते हुए आ रहे होंगे, आप बताओ 3p के बाद लॉजिकली नंबर किसका आना चाहिए? 3p 6 के बाद किसका नंबर आना चाहिए? 4s का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी उसकी लो है। 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है। पर मेरे बच्चे जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं ना, 4s में 2 आ जाते हैं, तो 4s s छोटा होता है, s छोटा ऑर्बिटल होता है मेरे बच्चों। छोटे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी रिपल्शन ज्यादा होती है, और रिपल्शन जहां होती है वहां एनर्जी इंक्रीज होती है। ये बात हम पढ़ के आए हैं पीछे भी, और आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसे ही 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4s की एनर्जी हाई हो जाती है भरने के बाद, क्योंकि रिपल्शन इंक्रीजेज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं, एनर्जी डी की भी बढ़ती है, एनर्जी डी की भी बढ़ती है। मान लो 3D 5 आ गया, पर 3D 5 की एनर्जी इतनी नहीं बढ़ी जिसकी जितनी एनर्जी किसकी बढ़ गई है? 4s की। यानी कि एनर्जी का इंक्रीज दोनों में होगा। दोनों में क्यों होगा भाई? क्यों? जब डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रिपेल नहीं करेंगे, एस में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रिपेल नहीं करेंगे। पर 4s में आए इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि s छोटा होता है, रिपल्शन से एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। d थोड़ा बड़ा ऑर्बिटल होता है, खुला ऑर्बिटल होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होती है, तो एनर्जी का इंक्रीज भी थोड़ा सा कम होगा। तो देखो भरने के बाद एनर्जी कौन ज्यादा ले गया? 4s 3D। भरने के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4s की। अब आप देखो, भरने के बाद 4s की एनर्जी ज्यादा है, तो 4s को बाद में लिखूंगा ना। 3D की एनर्जी कम है तो उसको पहले लिखूंगा। हाँ,
जब तक ये खाली थे एनर्जी किसकी कम थी? सॉरी, जब तक ये खाली थे एनर्जी किसकी कम थी? 4s की, और फिर किसकी ज्यादा थी? 3d की। पर जब हमने इसको भर दिया, भरने के बाद 4s की एनर्जी होगी ज्यादा, 3d की एनर्जी होगी कंपैरेटिवली कम। इसलिए 4s को बाद में लिखा जाता है, 3d को पहले लिखा जाता है। हालांकि अलग अलग किताबें, अलग अलग टीचर आपको हो सकता है अलग अलग लॉजिक देंगे, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को। हो सकता है आपको यह भी लॉजिक दिया जाए, हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल पीछे होगी, थर्ड शेल अंदर होगी, ये लॉजिक भी दिया जाएगा आपको। इसीलिए 4s को बाद में लिखा है, 3d को पहले लिखा है, ये लॉजिक भी दिया जाएगा। पर इस लॉजिक में कोई दम नहीं है, इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। बात सिंपल है, मैंने आपको बता दी है कि 4s की एनर्जी कम थी, 3d की एनर्जी ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बाद रिपल्शन ज्यादा हुई क्योंकि छोटा ऑर्बिटल था, एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हुई। d में एनर्जी इंक्रीज हुई पर इतनी नहीं हुई जितनी s की हुई, तो इसलिए 4s 3d को भी ओवरटेक कर गया और एनर्जी के मामले में 4s 3d से भी आगे हो गया। यानी कि बिफोर फिलिंग एनर्जी ऑफ 3d इज हायर, आफ्टर फिलिंग एनर्जी ऑफ 4s2 इज हायर। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में लिखेंगे। मेरे बच्चे समझ में आया आपको? देखिए, एक काम करते हैं, एक और करते हैं, फिर मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखानी है, शॉर्टकट भी सिखाना है। पहले एक जेन्युइन तरीका तो सीख लो। देखिए, मान लो आपने निकेल का करना है, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन आज के बाद क्या हो गया भाई, एग्जाम में आएंगे सारे ये। निकेल का क्या करोगे? आर्गन 18, आ जाओ, बताना क्या लिखना चाहिए हमें। हमें लिखनी चाहिए 4s 3d, पर हम क्या लिखेंगे? 3d और 4s। आपको जब आदत हो जाएगी ना, पहले ही सीधा लिख दोगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया, 18 तो 20 हो गए, कितना बच गया? 8। समझ में आ गया मेरे बच्चों कैसे भरा? आयरन, आयरन नहीं किया हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्गन 18, बताओ क्या लिखूं? 3d 4s है, 4s 3d 6 4s2। ना, वाह, लिखना ऐसे है, बोलना ऐसे है मेरे बच्चे। 4s2 3d 6, ठीक है। बोलने और लिखने में अंतर है, उर्दू की तरह हो गया। पहले आप ये बोलोगे, बाद में ये बोलोगे। जब मैंने उर्दू पढ़ी तो समझ में आया कि उल्टा लिखना है हमने, तो ये भी उर्दू की तरह हो गया। पहले बोलना हमने 4s2 है, 3d 6 है, उल्टा बोलना है, ठीक है? उल्टा चलना है आपने, 4s2 3d 6 उल्टा चलना है। तो अभी एक बच्चे ने बोला 3d 6 4s2, नहीं बोलना ऐसे, ऐसे पढ़ना है 4s2 3d 6। अहमियत आपको हो सकता है अभी समझ ना आए, आगे चल के समझ में। एक अच्छी और खूबसूरत चीज की अहमियत कभी उसी वक्त समझ नहीं आती, उसको समझने में समय लगता है। अभी आपको इसकी अहमियत इतनी समझ नहीं आएगी, पर मैं एफर्ट कर रहा हूं, कुछ तो वजह होगी मेरे बच्चे। देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट, और बहुत कमाल का शॉर्टकट है। आप किसी के सामने बोलेंगे ना, आपको देखेगा, हैरान होगा, आपको इतनी जल्दी कैसे कर दिया आपने। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट है। 21 से 30 है। अगली क्लास में ये नंबर दूंगा नहीं, नंबर पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना, तैयार हो क्या अगली क्लास में। मेरे बच्चे, इनके एटॉमिक नंबर में ही, इनके एटॉमिक नंबर में ही इनका कॉन्फ़िगरेशन छुपा है। 20 से 30 वालों की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से। वेनेडियम को पिक करते हैं, इसका नंबर क्या है? क्या है इसका नंबर? बोलो। 23 ना? 23 ना? तो S2D3 नंबर भी कॉन्फ़िगरेशन है। आज मैग्नीज का नंबर क्या है?
25। तो S2 D5, D5। D5। उल्टा बोल रहा हूं मैं, देख रहा बच्चे? ठीक है, यस सर। उल्टा लिखना है और बोलना भी उल्टा है। S2D5। कोबाल्ट, बताओ जी क्या होगा फिर? ओरली हो गया ये तो आपके लिए, बताओ। S2D7, S2D7। किसी के सामने बोलोगे ना वो हैरान होगा, अरे इतनी जल्दी कैसे कर रहा है भाई तू? S2D7 कोई मुश्किल ही नहीं रहा अब तो। अब देखो आयरन 26 था ना, तो मैं जब लिख रहा था आर्गन 18 तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? S2D6। 26 है ना ये। अब 28 वाले का क्या होगा? ऊपर लिखा है S2 D8, D8। कमाल हो गया तो। 21 वाले का क्या होगा? S2 D1। D1। तो 2 1 से लेकर 2 9 तक ये तो S के हो गए, और ये किसका हो गया फिर? D का। आई बात समझ में? 27 का क्या हो गया? 4S2 3D, बोलो बोलो बोलो, 7। आर्गन 18 तो लिख दोगे ना मेरे बच्चे? तो बताओ जी, ओरली बोल सकते हो ये बात, पर उल्टा बोलना, उल्टा लिखना है, ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि भरने के बाद इसने उल्टा हो जाना है। तो पहले उल्टा लिखो ना, भरने के बाद एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। लोअर वाला हायर, हायर वाला लोअर, तो पहले ही उल्टा बोल दो, उल्टा लिख दो, ताकि गलती ना हो। एक अच्छी चीज सीखो ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं आए बच्चे आपको। हाँ, हमारे पास कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शन है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। चलो पहले 30 वाला सिखा दूं मैं आपको। 30 वाला, आप एक बात बताओ, S3D0 तो नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे? S में मैक्सिमम कितने आते हैं बताना जरा? 2। 2, तो वो जो 2 के बाद एक बच गया, एक को यहां, एक को 0 के साथ लगा दो ना, तो S2D10। क्यों ना? जिंक। S2D10। ठीक है, ये 30 कैसे बनाया? अरे 30 थोड़ा होगा, S3D0 थोड़ा होगा, S2D10 ही तो होगा ना मेरे बच्चों, बोलो। yes sir, कॉपर और क्रोमियम में मेरे बच्चे एक्सेप्शन है। चलो एक काम करते हैं, कॉपर या क्रोमियम अगर आप अपने हिसाब से करते तो कैसे करते? अगर आपको आता भी है तो भी छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं वैसे सुनो। अगर आप अपने हिसाब से करते तो अभी सिखाया, अभी जो आपको एक मंत्र दिया है वो कैसे करते हैं आप? S2D9, S2 D9, कभी किसी के सामने ऐसे बोलना है तेज, उसी वक्त हैरान करना है कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया भाई। S2D9 29 तो यही होता है। और क्रोमियम का कैसे करेगा बच्चा? आर्गन 18। अब मैंने इतनी बार उल्टा, जब भी करेंगे उल्टा ही करेंगे, पर एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लेना। 3D। ये बच्चा करता है मेरे बच्चे। ये दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों एक्सेप्शनल है मैं जरूर बताऊंगा, पर ये गलत है, ये गलत है। जो मेरे नोट्स आप देखेंगे ना, मैंने उसमें बना के गलत भी लिखा हुआ है इसको। मैं इसलिए लिख के गलत लिख देता हूं ताकि बच्चे का जब नोट्स रिवाइज करे ताकि उसको याद रहे, अच्छा ये गलत होता है, ध्यान रहेगा उसको। क्योंकि गलत चीज पता हो ना तो बच्चा वो गलती दोहराता नहीं है। जैसे आप छोटे होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे कि बेटा एक गलत बात है, ये नहीं करनी, बेटा एक गंदी बात है, ये नहीं बोलना। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आप सुधरेंगे नहीं ना। तो बतानी जरूरी होती है वो बात, बेटा ऐसे मत करो, ये गलत बात है, ये ऐसे गलत, ये बैड मैनर्स हैं, आपको सिखाया जाता होगा। ठीक है, तो वही चीज आपने यहां पे करनी है। जो गलत है मैंने लिख दिया, ये गलत है, इसको पढ़ते रहो, आंखें देखती रहेंगी तो आपको आंखें दिमाग को बताती रहेंगी भाई ये गलत होता है, ध्यान रखियो। कॉपर S2D9 नहीं है और क्रोमियम S2D4 नहीं है। आओ जरा इनका सही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि हर टीचर का फेवरेट सवाल है कॉपर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। देखिए डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चे? 10 मैक्सिमम।
और आधे आएंगे, आधे आएंगे तो y, मेरे बच्चे अगर डी पूरा भर जाए या हाफ फिल्ड हो जाए, ये जरूरत से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो इस दुनिया में, संसार में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, स्टेबिलिटी की चाहत में रहती है। और अगर किसी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो कॉपर क्रोमियम में अगर D4 आता है तो आपने उसे D5 बनाना है, S से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके। और D9 आता है तो आपने उसे 10 बनाना है, S से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके। यानी कि क्रोमियम 24, यानी कि S2D4 नहीं होगा, S2D4 नहीं होगा, S2D4। सर आपकी आवाज कट रही है। सभी के लिए कट रही है, एक बच्चे के लिए कट रही है? जल्दी बोलो बेटा, सभी के लिए आवाज कट रही है मेरी? yes सर, कट रही थी। हाँ सर। कोई बात नहीं, अब सुनते रहो, इसका रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में आंटी देख लेना, आप सभी के लिए आ जाएगा। ठीक है सर। क्लास रिकॉर्ड हो ही रही है, आप रिकॉर्डिंग में एंड देख लेना, बहुत अहम चीज है, जरूर देखना इसका एंड। चलिए, आप क्रोमियम में S2D4 नहीं करेंगे, 4 को 5 बनाएंगे। तो यानी कि S2 की जगह क्या हो जाएगा, S1D5। मतलब D4 को D5 बनाना है, S का एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके, ये करेक्ट है। और कॉपर का 29 S2D9 नहीं करना, 29 को S2D9 नहीं करना, आपने D10 तभी बनाना है जब S का एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे। तो S का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, S1D10 एक इलेक्ट्रॉन उधार लेके। पर ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। कॉपर का दिखाता हूं, वो ऐसे करते हैं, उनको याद आता ओहो सर ने तो कहा था D को 9 नहीं करना, D को 10 करना है। वो S को 2 को 1 कर देते हैं और 9 को कर देते हैं 10। प्लीज ऐसी बेवकूफ़ी कम से कम मेरा बच्चा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि 2 को 1 बनाया, 1 को 2 बनाया। बताओ, 2 को 1 बनाया है या 1 को 2 बनाया है? 1 को 2 बनाया है या 2 को 1 बनाया है? कुछ चैलेंज कर सकता है इसको पहले क्या बनाया है? कोई चैलेंज नहीं कर सकता पहले क्या किया है। तो ये तो भैया बेवकूफ़ी करनी नहीं आपने क्या करना है, आर्गन, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको काट दो, दोबारा लिख दो, 4s1 3d10। और कॉपर का, क्रोमियम का, आर्गन 4s1 3d5। तो 24 है ना, आपको 24 देख के समझ में आ जाएगा। 2 नंबर हट लो ना, 24 और 29, पीछे 4 और 9 आ रहा है, तो साफ से समझ में आ जाएगा। 4 को 5 बनाना है, S को 1 बनाना है, 9 को 10 बनाना है और D को S को 1 बनाना है। तो उल्टा तो हो ही जाएगा, कॉपर क्रोमियम में कोई मुश्किल ही नहीं है। हालांकि इसके आगे ये कॉपर की पूरी फैमिली ऐसी है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये एक ही फैमिली है इनकी। ग्रुप नंबर 11 है ये पीरियोडिक टेबल का, और याद करना बहुत आसान है। जैसे आपका कोई कंपटीशन होता है तो फर्स्ट मेडल कौन सा होता है, गोल्ड मेडल। सेकंड प्राइज क्या होता है, सिल्वर मेडल। थर्ड प्राइज क्या होता है, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज कॉपर ही तो होता है। तो तीनों पोजीशन एक ही ग्रुप में बैठे हैं, से ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 11। तो कॉपर क्रोमियम तो आप बच्चे याद कर ही लो और अच्छे से कर लो। तो आपको इनके एटॉमिक नंबर में ही कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो बताना जरा, 28 का क्या होगा, 4s2 3d8। 26 का क्या होगा, 4s2 3d6। इजी हो गया बच्चे, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया इसको। हाँ, अभी मैंने आपको आयंस के कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी मैंने आपको हायर एलिमेंट के नहीं कराए,
वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन प्लस क्वांटम नंबर से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन नहीं करा है, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी नहीं कराई, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर डालेगा टीचर आपका ये क्वेश्चन, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यानी कि नेक्स्ट क्लास हमारी होगी आयंस के ऊपर, हायर एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर मिला के सवाल बनाएंगे, मिला के, और ऑर्बिटल की शेप, मतलब एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, पी की क्या होती है, डी की क्या होती है, एफ की क्या होती है, ये भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि आप मान के चल सकते हैं जो हमारी थर्सडे की क्लास है वो बहुत अहम क्लास होने वाली है, बहुत अहम क्लास होने वाली है, तो वो मिस मत करिएगा। मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिलती है, जो एक अच्छी ऑप्शन है जो मैं देता हूं आपको। ठीक है बच्चों।